दोस्तों, यह एक डरावनी कहानी है। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने तक से रोक रही थी। नेहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या ज़रूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज़ लगातार आ रही है। भीमा, खेतों को सिंचाई की ज़रूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? नेहा, मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही हैं। नेहा, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा, तुम भी ना नेहा, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नेहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भीमा, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेले नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को भी साथ ले जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुँच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। रमेश डरते हुए, भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, भीमा, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाज़ें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। भीमा, चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अवला सच में वहाँ पर खतरे में है तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दें क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेज़ी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होश हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा।
और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, भीमा जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। रमेश, होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। भीमा, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। रमेश, ठीक है, मैं जाता हूँ। रमेश पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर ही वो मनहूस खंडर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं था। रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक रमेश के कानों में भीमा की दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नज़दीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावनी काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर से मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर रमेश की चीख निकल गई। रमेश के भागने से पहले ही अचानक रमेश को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए रमेश के सीने पर बैठ गई। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशगुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके ज़माने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमय ढंग से गायब होते रहेंगे? मुखिया, तुम्हें क्या लगता है? मुझे इसकी चिंता नहीं। उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई और जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया तो दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह स्वयं बन जाता है। व्यक्ति, तो फिर इसका मतलब तो यही है, हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। मुखिया, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुँचे तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक भैरव की आवाज़ टकराई। भैरव, अलख निरंजन। भैरव मुखिया के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। भैरव, रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भैरव के आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, भैरव, अलख निरंजन। मुखिया, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? भैरव, हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा।
तांत्रिक भैरव चीख कर बोला, भैरव कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियाँ तक खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। भैरव, ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के मशहूर था। उस ज़माने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके न जाने कितने अंग्रेजों अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़ा कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कालो, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नज़दीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा वो पूरी तरह से चीखने लगी, भैरव, सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी और फिर कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर ज़मीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।